आप सभी विद्यार्थियों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी समय के बाद हमारे पास हिंदी साहित्य का पेपर पहुंच चुका है। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र। समय है 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है आपका 80। प्यारे विद्यार्थियों, हम पेपर को पढ़ना शुरू करें, हल करना शुरू करें। मैं पूरे प्रश्नों के आपको उत्तर बताऊंगा। हिंदी व्याख्याता के द्वारा मैंने हिंदी साहित्य के व्याख्याता के द्वारा इस पेपर को हल करवाया है और मैं इसको बताना शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्देश। भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। परीक्षार्थी सिर्फ प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखे, यानी सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। किसी प्रश्न के एक से अधिक भाग है तो वो एक साथ लिखे। बात करते हैं खंड ए की। तो खंड ए के अंदर क्या दिया हुआ है? निम्न में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। निम्न में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हामिद ने मेले से चिमटा कितने रुपए में खरीदा था? 3 रुपए में, 3 पैसे में, 5 रुपए में, 5 पैसे में। तो वो 3 पैसे में खरीदा गया। घरवालों के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी के लिए कितनी रोटियां बची थी? 4, 3, 2, 1। तो 1 बची थी। द उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 3, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला? सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला? 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद? तो वो मिला था 5 साल बाद। ये भी द उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 4, गूंगे अध्याय में आदमी के गुलाम होने का क्या कारण बताया गया? पेट की आग, गरीबी, विवशता, अशिक्षा। तो इसमें पेट की आग का मतलब होता है भूख। भूखा इंसान क्या नहीं करता, कहते ना कि भूखा क्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 5, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? निर्गुण, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो 5वें का उत्तर है ए, निर्गुण। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए। सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, सुजान रसकान, सूरसागर, सूरप्रकाश। तो ये है आपका सूरसागर। कौन सा है? सूरसागर है वो सूरदास जी का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें भी रिक्त स्थान है। देखिए, रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। हामिद के पिता की मौत रिक्त स्थान से हुई थी, सड़क दुर्घटना में हुई थी। कहां हुई थी? सड़क दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना, सावधानी पूर्वक लिख लेना भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम रिक्त स्थान था। क्या नाम था? मोहन। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम मोहन था। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम मोहन था। गए उत्तर। गए प्रश्न देखिए। टॉर्च बेचने वाले अध्याय का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाले अध्याय का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। है देखिए, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया। ये कहा था, ये किसने कहा था? चमेली ने कहा था। किसने कहा था? चमेली ने। हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया, ये चमेली ने कहा था। अगला है, जब सावित्री 6-7 साल की उम्र की थी तब अकेली ही रिक्त स्थान चली जाती थी। कहां चली जाती थी? हाट बाजार। कहां चली जाती थी? हाट बाजार। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है? सत्य और असत्य कथन को आपको चुनना है। हाथ से खाना फेंके जाने पर लाट साहब ने सावित्री को एक तस्वीर दी। ये बात असत्य है क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक दी थी सावित्री को। खै देखिए, लेखक को जानकी के मरने की सूचना उसके पड़ोसी ने दी। ये बात भी क्या है? असत्य है क्योंकि ये सूचना उनके नौकर ने दी थी। गए, रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। गए, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि सवर्ण की आवृत्ति हुई है और ऐसी सिचुएशन में यहां पर ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, अड़े, महादेवी वर्मा
महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम चांद है। बिल्कुल सत्य बात है। नागार्जुन ने अपने काव्यों में संस्कृतनिष्ठ प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया। यह भी सत्य बात है। नागार्जुन ने अपने काव्यों में संस्कृतनिष्ठ प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया है। तो देख सकते हैं आप, क असत्य हैं, ख असत्य हैं और उसके बाद घ भी असत्य हैं, लेकिन बीच में ग, अड़ और च है वो सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 9 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10 से 15 शब्दों में दीजिए। लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? तो लेखक की पत्नी ने दी थी। तो लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी है वो लेखक को उसकी पत्नी ने ही दी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो 2 ख। किन अलंकारों के प्रति कवि देव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है? किन अलंकारों के प्रति कवि देव का आकर्षण है वो प्रबल दिखाई देता है? तो वो अलंकार है आपके अनुप्रास और यमक अलंकार। 2 अलंकार याद रखना, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग है वो कवि देव ने बहुत अधिक किया है। ग की बात करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का नाम है संध्या के बाद। क्या नाम है? संध्या के बाद। संध्या के बाद नाम है। आगे बढ़ते हैं घ की ओर। कविता के अतिरिक्त गद्य की किस विधा में महादेवी वर्मा ने लिखा है? यानी जो कुछ भी लिखा है महादेवी वर्मा ने कविता के अलावा गद्य में क्या क्या लिखा है? तो उन्होंने रेखा चित्र संस्मरण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रेखा चित्र सस्मरण। रेखा चित्र, ये ध्यान से लिखना भी, सस्मरण, रेखा चित्र सस्मरण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रेखा चित्र सस्मरण लिखे हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 8। छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? छोटे छोटे मोती जैसे, इसमें जैसे आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस कथन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है 6 नंबर प्रश्न। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, पंक्ति का आशय क्या है? मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें, पंक्ति का आशय क्या है? तो इसका आशय है कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं या मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य, ये आशय हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और प्रश्न नंबर 10 में क्या दे रखा है? क्या? पराया घर तो लगता ही है भाभी। अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? प्रश्न नंबर 10 का क 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 2-2 अंकों का है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग स्क्रीन पर ले चलता हूं जहां पर मैं इसका उत्तर बताता हूं। देखिए ये प्रश्न, देखो इन प्रश्नों के मैंने ये हिंदी के व्याख्याता से हल करवाए। उन्होंने इन प्रश्नों के मुझे पेज बता दिए हैं, फोटो खींचकर भेज दिए हैं। पराया घर तो लगता ही है भाभी। अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? कि श्याम अविवाहित है, अतः उसका कमरा अव्यवस्थित तो रहता ही है। साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था नहीं रहती। शादी से पूर्व गोपाल का कमरा भी ऐसे ही रहता था, किंतु अब वीणा ने आकर कमरे का नक्शा ही बदल दिया। कमरे में स्वच्छता है, समान तरीके से लगा है। ऐसे स्वच्छ कमरे में वर्षा में भीगे हुए श्याम को प्रवेश करते समय संकोच हो रहा है। दूसरे घर में भी किसी नारी के कमरे में प्रवेश करने से पहले आवाज लगाना शिष्टाचार के अंतर्गत है। ये बातें होती है किसके बीच में? श्याम और उसकी भाभी के बीच में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न ख देखिए। शरत की कुशाग्रता उसकी शरारतों में नित प्रति दिखाई देती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इन शब्दों को आपको 3-4 लाइनों में, उत्तर को 3-4 लाइनों में लिखते हैं। तो वापिस हम चलते हैं उसी पेज पर जिस पेज पर आपके उत्तर है। अब देखिए ये रहा शरत की कुशाग्रता वाला। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए। शरत की कुशाग्रता उसकी शरारतों में नित प्रति दिखाई देती है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। शरत की कुशाग्रता उसकी शरारतों में नित प्रति दिखाई देती है, किंतु वह पढ़ने में भी कुशाग्र था। अंक गणित में उसे 100% अंक मिले थे।
अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके गुरुजन उसकी योग्यता से आश्वस्त रहते थे। जब शरत पढ़ता था तब उसमें समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रवृत्ति भी रहती थी। वह प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करता था। शरत से एक विधवा के रुदन का विश्लेषण सुनकर उसके छोटे नाना अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ के मित्र ने टिप्पणी की थी, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनुष्यत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरत की मां भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भरत की मां भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलते हैं वापिस। अब देखिए इसमें शरत की मां भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय है कि भुवन मोहिनी भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी पुत्री थी, जिनका विवाह बैकुंठनाथ के पुत्र मोतीलाल से हुआ था। अपनी ससुराल देवानंदपुर में पति की अकर्मण्यता के कारण भुवन मोहिनी ने घोर दरिद्रता पाई। अपने मायके में वह एक बहुत बड़े परिवार की सबसे प्यारी भुवन बेटिया थी। भुवन मोहिनी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदारवर्ती की महिला थी। 15 सितंबर 1876 ईस्वी को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में प्रसिद्ध कथा शिल्पी शरत कहलाया। भुवन मोहिनी की बचपन और शरत की मां के रूप में वर्णन विष्णु प्रभाकर इस प्रकार करते हैं। मां न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे उनके शिकवा शिकायत व्यर्थ है, सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कभी कीमती पोशाक की। आत्म उपसर्ग की ही मानो उनका दया भाव है। वह भागलपुर में रहती थी। तो ये उनका परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो 10वें का। अंडे के छिलके एकांकी का पात्र श्याम अपनी मां जमुना से किस बात को लेकर डरा हुआ है? किस बात को लेकर डरा हुआ है? तो हम वापस जाते हैं उसी पेज पर जहां हमें उत्तर मिलेंगे। देखिए यहां पर प्रस्तुत एकांकी अंडे के छिलके का मुंह भाव, ये देखो अंडे के छिलके एकांकी का पात्र श्याम अपनी मां जमुना से किस बात को लेकर डरा हुआ था? जब श्याम वर्षा से भीगता हुआ अपने घर आता है तो अपनी छोटी भाभी वीना से चाय की मांग करता है, साथ ही चाय के साथ कुछ खाना भी चाहता है, परंतु बहुत शर्माता सा और मां जमुना से डर से करके कुछ कहना चाहता है, जिसे समझकर वीना कह देती है कि जाओ बाजार से अंडे ले आओ, मैं अंडे का हलवा बना दूंगी। अंडे की बात को लेकर श्याम बहुत डर जाता है और सोचता है कि इस बात का अगर माँ को पता चला तो माँ की भावना को बहुत ठेस पहुंचेगी। इस कारण श्याम अपनी माँ जमुना से डरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में आपको देने हैं। दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की मुख्य विशेषता 100 शब्दों में देनी है। या फिर महादेवी वर्मा ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक आपको करना है। दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं वापिस उसी पेज पर जहां मुझे फोटो भेजी हुई है पेपर की। तो ये देखिए आपका इस कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की मुख्य विशेषता। तो इसमें ये उत्तर देख लीजिए। इस कहानी के आधार पर देखो इस कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की मुख्य विशेषता देखो। इस कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की कई विशेषताओं का पता चलता है। एक तो यह है कि मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य मुंशी की मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्कों से छुट्टी कर दी गई है। घर में कोई और सदस्य भी कमाई नहीं कर रहा था, परिणाम स्वरूप घर के सदस्यों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। इस दशा का लेखक ने इस प्रकार मार्मिक ढंग से चित्रण किया कि पाठक के मन में मुंशी जी के परिवार के प्रति संवेदना जागृत हो उठती है तथा दया का भाव उमड़ जाता है। संवेदना जगाए ये एक अच्छी कहानी की सफलता का प्रमाण भी होता है। आर्थिक विषमता से कुछ परिवार इतने गरीब, इतने विवश हो जाते हैं कि वे कुछ करने में समर्थ होते हुए भी कर नहीं पाते। ये एक विडंबना है, सामाजिक विसंगति है। मुंशी जी का नौकर का अनुभव है, किंतु नौकरी से अलग कर दिए गए। मोहन पढ़ना चाहता है पर गरीबी के कारण प्राइवेट परीक्षा की तैयारी करता है। अमरकांत तथ्य को उभारने, यथार्थ स्थिति में अवगत कराने का विशेष ध्यान रखते हैं और सहज सरल स्वभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए भाषा को अलंकारिक, क्लिष्ट बनाने आदि को
महत्व नहीं देते। उनकी भाषा सांकेतिक संवेदना जगाने वाली होती है। जिंदगी के गहरे अनुभव के कारण उनकी कहानी में संप्राणता, सजीवता की विशेषता होती है। उनकी प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या में सीमित, कहानी में पात्रों की मानसिक स्थिति पूरी तरह उभर कर सामने आ जाती है। अमरकांत कथ्य के अनुरूप उपमान और उदाहरण जुटाने में कुशल है। चिंताग्रस्त गरीब दुखी मुंशी जी को बूढ़ी गाय द्वारा की जाने वाली जुगाली की तरह रोटी के ग्रासों को चबाते बैठा जाना इसका उदाहरण है। तो ये आप कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सोच रहे होंगे कितना समय पेपर को हल करवाने में कई घंटे लग गए थे। बड़ी मेहनत के बाद ये पेपर अपना हल हो पाया है। इन उत्तरों को संजोया गया है, इनकी फोटो वगैरह गुरुजी से मंगवाई है। देखो 7वां प्रश्न यहाँ पर, और आपका वो प्रश्न है, कवियत्री ने संवेदनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस कविता के आधार पर कवियत्री संवेदनता के मार्ग में आने वाली भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने रहने के लिए व्यक्तियों का आह्वान करती है। ये कविता संवेदनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, जिसमें महादेवी मोह माया के बंधन से जकड़े मानव को जगाते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तुझे प्रकृति के कोमल रूपों में लीन होने के बजाय तूफानों का मुकाबला करना चाहिए तथा संघर्ष करते हुए अपनी छाप छोड़नी चाहिए। सांसारिक सामान्य बंधन कर्मपंथ से विचलित करते हैं। ये हमारे लिए कारागार के समान है। इसमें मनुष्य को अमरता का सूत्र कहकर उसे जागृत किया गया है तथा आलस्य का त्याग करना, भयंकर विपत्तियों के सामने दृढ़ होकर डटे रहना, बलिदान देकर अमरता के निशान छोड़ना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर आगे बढ़ते रह जाना, निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता का त्याग कर जीवन की अमरता, सुख, शांति और आनंद की रक्षा करना, हृदय में उत्साह, मन में दृढ़ता और आंखों में आत्मसम्मान की भावना बनाए रखकर पतंग के समान अपना बलिदान देने की प्रेरणा दी है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है। बड़ी मशक्कत के बाद ये उत्तर मिले हैं, पेपर को हल करवाया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ भेज देना। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कबीर के दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य उदाहरण सहित लिखिए और इसके अथवा में प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। तो ये पद्य भाग से हो गया और ये गद्य भाग से हो गया। वैसा ही ये गद्य से था और पद्य से हो गया। कबीर के दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है और अथवा में कर लो या तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। मैं एक झलक आपको दिखला देता हूं इसके उत्तर की भी। तो जाते हैं वापिस इसके उत्तर की ओर। ये रहे कबीर के दोनों पद, काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। देखो प्रथम पद की बात करते हैं। इस पद में कवि ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर और कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलही खोलने के लिए उनकी वैश्यगामी प्रवृत्ति को उजागर किया है, तो वहीं मुसलमानों के विवाह और खानपान के तौर तरीकों पर कटाक्ष कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। भाषा सीधी व सरल है, फिर भी कुछ अलंकार सहज रूप से आ गए, जैसे मुर्गी मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, धोए धाय, कहे कबीर, तुर्कन की तुर्काई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखो दूसरा पद्य में क्या है। दूसरा पद्य नीचे दिया हुआ है। इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। उन्होंने ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को पत्नी के रूप में चित्रित किया। कवि का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना साधक अर्थात जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा की वीर्य में तड़पती रहती है और वह अपने प्रीतम के दर्शनों की लालसा रखती है। कबीर निर्गुण उपासक है, अतः उनका ये कोई सामान्य मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेम और साधना दोनों में अद्वैत की स्थिति सिद्धावस्था की सूचक है। इस साधना में प्रेम की तीव्रता और वीर्य की बेचैनी का बहुत महत्व है। कबीर की भाषा सीधी एवं सरल है, जिसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। इस पद में बालम परमात्मा का और नारी जीवात्मा की प्रतीक है। दुखिया देह लागत लाज जीव जाए शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके नीचे दे रखा है आपको साहित्यिक परिचय किसका? प्रेमचंद जी का। तो देखो एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्रेमचंद जी की कहानी कला का प्रारंभ उनकी राजनीतिक चेतना से हुआ है। उनके समय में देश स्वतंत्र था। देश की 3/4 से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती थी। अंग्रेजी शासन में गांव की बहुत दयनीय दशा थी। प्रेमचंद स्वयं गरीब थे और गरीबों की स्थिति का उन्हें एहसास था। अपनी कहानियों में उन्होंने गरीब पिछड़े वर्ग की स्थिति का यथार्थ मर्म सप्रसी चित्रण किया है। हजारी प्रसाद ने कहा है कि उस समय के उत्तर भारत की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रेमचंद जी के साहित्य
से बढ़कर और कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी ने कहानियों में जीवन का व्यापक रूप से यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा है। वे किसी वाद से बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने समाज को गहराई से परखा, देखा और अपने ढंग से लिखा। उन पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव तो था, किंतु उनका साहित्य उनकी अनुभूतियों और विचारों की अभिव्यक्ति है। वे युग दृष्टा और युग प्रवर्तक थे। एक महान लेखक अपने युग का ही नहीं, हर युग का होता है। ये बात प्रेमचंद जी पर पूर्णतः लागू होती है। उन्हें यथार्थवादी, आदर्शवादी और आदर्श उन्मुख यथार्थवादी तक बतलाया गया है। इसका कारण यही है कि वे किसी के पीछे लग्गू नहीं थे। हिंदी कहानी का सूत्रपात सच्चे अर्थों में प्रेमचंद जी ने किया। वे कहानी में किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना आवश्यक मानते हैं। मनुष्य के सुख दुख में सम्मिलित होने की उनकी संवेदना वर्ती उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेमचंद जी गांधी जी के चलो नीचे चला गया है। गांधी जी के सुधारवादी दृष्टि से प्रभावित थे, किंतु कई बातों में वे गांधी जी से सहमत नहीं थे। वे सामाजिक समानता के लिए आर्थिक समानता आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि मानव मन का चित्रण किए बिना कोई चित्रण यथार्थ का चित्रण नहीं हो सकता। उन्होंने मानव मन की सच्चाइयों का विश्लेषण किया। संवेदनात्मक दृष्टिकोण से यथार्थ की अभिव्यक्ति, यही प्रेमचंद की रचना प्रक्रिया है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली में घटनाओं, चरित्रों, वस्तुओं का चित्रण किया है और कहीं चरित्रों की भावनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इन दोनों पद्धतियों से उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया। प्रेमचंद पात्रों के लिए अनुरूप वातावरण की सृष्टि करते हैं और पात्र उसी के अनुरूप व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं और विश्वसनीय होते हैं। उनके पात्र समूचे राष्ट्र की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद यथार्थ के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों का सामंजस्य रखते हैं। प्रेमचंद की भाषा में कथ्य के अनुरूप लचीलापन है। उनकी भाषा भावना के साथ मिलकर प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा कथ्य के अनुरूप होती है। व्यापक कथ्य के कारण प्रेमचंद जी की भाषा के विविध रूप उनके कथा साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद जी ने मुहावरों के साथ साथ हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पचाए जा सकने वाले शब्दों को मिलाकर हिंदुस्तानी चेहरा विकसित करने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके साहित्यिक परिचय था प्रेमचंद जी का। तो मैंने आपको लगभग इनका उत्तर बता दिया है। तो अब चलो हम आगे वापिस पेपर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें पैसेज वगैरह पढ़। तो ये हमने 11 प्रश्न के 2 भाग थे, क और ख दोनों के अथवा में थे, जिसमें हमें ये अध्ययन करने थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। खंड ब आ गए हमारे पास। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस पर राजकाज चलाते थे। मनोज स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक थे। सुबह से सायं तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न, विदेह की राजधानी कहाँ थी? विदेह की राजधानी मिथिला थी। देखो ये रहा आपके पहले का उत्तर। दूसरा, राजमहल के आसपास किन की कुटियां थी? सन्यासियों की कुटियां थी। राजमहल के आसपास कई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटियां थी। दूसरे का हो गया। तीसरा क्या है? महाराज जनक को क्या शौक था? महाराज जनक को फकीरी का शौक था। किसका शौक था? फकीरी का। देखो महाराज जनक को फकीरी का शौक था, यानी वो घमंड नहीं किया करते थे। आजकल तो क्या है कि किसी के पास तो कोई वार्ड पंच भी बन जाता है ना, तो वो भी आंकड़ के चलता है, लेकिन महाराज जनक राजा थे। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसमें गए, यानी महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे? महाराज जनक है वो परमात्मा से विनयशील सेवक जैसा, विनयशील, देखो ये रहा, स्वयं परमात्मा की विनयशील सेवक थे। विनयशील सेवक, विनयशील सेवक जैसा व्यवहार था उनका परमात्मा से। महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या करते थे? महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या करते थे? देखो नीचे दिया है ना, सुबह से सायं तक वे राज्य प्रबंध करते थे, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते और लोक कल्याण के उपाय करते। ये सब कुछ वो किस लिए करते थे? अपना राज्य चलाने के लिए करते। ये 5वें का बहुत ही आसान सा आपका, और वो भी एक धार्मिक टाइप का, रामायण का ये आपका पैराग्राफ है, गद्यांश है, जिसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। 5 अंकों का है। आगे बढ़ते इसमें एक और आ गया है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। निम्नलिखित
पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 5 है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है। धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम में, करो प्रेम पर प्राण निछावर। बिल्कुल आसान है। आप देखिए, कवि ने मृत्यु के प्रति कह, देखो प्रश्न ये, इसमें जैसे आप गद्यास से प्रश्न छांटते हैं, उत्तर यही छांटना है। कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि मृत्यु तो क्या एक विश्राम स्थल है, एक सरिता है, आप उससे निर्भय हो जाइए। कवि ने क्या कहा है कि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, आप उससे निर्भय हो जाइए। खैर देखिए क्या है, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? जिस प्रकार मनुष्य कार्य करके यानी काम करके फिर वो चलता है, यानी यूं कह रहा हूं कि जिस प्रकार मनुष्य चलते चलते थक जाता है और उसके बाद वो विश्राम करता है और जब दोबारा पर शुरू करता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, उस तभी मृत्यु को विश्राम स्थल कहा गया है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है। सरिता मतलब नदी। कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है। जिस प्रकार से एक थका हुआ व्यक्ति सरिता यानी नदी में जाकर नहाकर ऊर्जावान हो जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति मरने के बाद दूसरा जीवन यानी एक नए जीवन की ओर बढ़ जाता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर पुराना शरीर छोड़ देता है व्यक्ति और नए शरीर को यानी धारण कर, यानी जो जीव होता है वो नया शरीर धारण कर लेता है। अरे मृत्यु एक सरिता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? और रूपक अलंकार है। देखो अब अलंकारों के भी 4-5, एक उपमा अलंकार का प्रश्न पूछा था, एक अनुप्रास का पूछा था, 3, 2 और 1 ये रूपक हो गया, उपमा हो गया, अनुप्रास। और उससे पहले एक प्रश्न था जिसमें अनुप्रास और यमक यानी 4-5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा चुके अलंकारों के। ये ध्यान रखना, बीच बीच में आपके ये साहित्यिक विधा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड स देखो क्या है? निम्नलिखित बिंदु में किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निम्न लिखो। भारतीय संस्कृति की विशेषता। जल संरक्षण हमारा दायित्व है। बाल विवाह एक अभिशाप और 21वीं सदी में महामारी का दौर। 21वीं सदी में महामारी का दौर यानी कोरोना महामारी का दौर। तो कोरोना के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी इनके लिए आप अपनी पुस्तक के अंदर या अपने कोई पासबुक है, संजीव पासबुक या एक्सीलेंट है, उसमें जाके देखोगे तो इन पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। थोड़ा सा देखोगे 5-7 मिनट तो अच्छा अध्ययन कर लोगे आप। 10 अंकों का ध्यान रहे। खंड स शुरू हो गया है। यहाँ पर रचना करनी है आपको, निबंध लिखना है 300 शब्दों में, यानी 3 पेज का निबंध आपको तैयार करना है। 10 अंकों का है। या तो भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें योग है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अच्छी विशेषताएं हैं। तो आप जो भी अच्छा लगे वो प्रश्न आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है? अपने आप को राकेश जयपुर निवासी मानकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने मोहल्ले में हो रही चोरी व गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक पत्र लिखना है। मान लो कि आप राकेश हैं और जयपुर में रह रहे हैं, तो आप वहां का जो थानेदार है, थाना प्रभारी है, उसको आप क्या करोगे? SHO है, उसको एक पत्र लिखोगे। आपके मोहल्ले में चोरी भी हो रही है और गुंडागर्दी हो रही है, तो आप उनकी ओर ध्यान करना चाहते हैं। जिससे मान लिखोगे, आप सबसे पहले परिचय लिखोगे व्यास कॉलोनी जयपुर, व्यास कॉलोनी जयपुर, आज की तारीख डाल दी और फिर नीचे लिखोगे सेवा में श्रीमान स्थानीय पुलिस अधिकारी, व्यास कॉलोनी थाना जयपुर, विषय मोहल्ले में चोरी व गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु सेवा में उपयुक्त विषय का आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में आजकल बहुत अधिक चोरियां हो रही है और गुंडागर्दी भी बहुत अधिक हो रही है, तो आप कुछ कार्रवाई करें और पुलिस को छोड़े, पहरेदारी पर, इस प्रकार की बातें लिख दें। या फिर अथवा में क्या है? अपने आप को नेहा राठौड़ शास्त्री नगर कोटा की निवासी मानते हुए जिलाधीश कोटा को शास्त्री नगर में परीक्षा के समय ध्वनि विस्तारकों पर रोक लगाने हेतु एक शिकायती पत्र। ध्वनि विस्तार का मतलब लाउड स्पीकर पर बैन, अंग्रेजी के अंदर जाता है ना, यूज ऑफ लाउड स्पीकर पर बैन लगाना होता है ना, बैन ऑफ यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर। तो वैसे ही आपको लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाना होता है, क्योंकि परीक्षा का समय है और बहुत सारे विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही तैयार करोगे, एड्रेस लिखोगे, क्या लिखोगे? शास्त्री नगर कोटा 5 मई 2022, सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्ट्रेट कोटा, विषय ध्वनि विस्तारकों पर रोक लगाने हेतु।
महोदया, उपयुक्त विषयांतर आपसे नम्र निवेदन है कि मैं शास्त्री नगर कोटा का निवासी हूँ, परीक्षा का समय है और मैं आपका ध्यान है वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तरफ लगाना चाहता हूं। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लोग लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, विवाह शादियों में, जिससे बच्चों की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए आप कृपया करके आप इनको बंद करवाएं। तो ये शिकायती पत्र हो गया। अब देखो नीचे क्या है, 16 नंबर प्रश्न देखो, नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची बनाइए। नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक की कार्यसूची बनाइए। अब ये कार्यसूची का भी कोई आपका टॉपिक है, कार्यसूची का भी क्या है, कोई टॉपिक है और आपको कार्यसूची तैयार करनी है। और देखो यहाँ पर कोई भी ये आपके ये कार्यसूची का एक टॉपिक है, 5 अंकों का है और आपको कार्यसूची बनानी है। किस प्रकार से कार्यसूची बनानी होती है उसके लिए हम चलते हैं, आपको एक अलग पेज पर ले जाएं। अथवा में क्या, प्रतिवेदन वार्षिक उत्सव पर, यानी रिपोर्ट तैयार करनी है एक तरीके से, अंग्रेजी में जिसे रिपोर्ट कहते हैं। तो इन दोनों की हम बात करते हैं। उससे पहले हम 16 नंबर प्रश्न में पहले कार्यसूची की बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय पावटा जयपुर की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक की कार्यसूची बनानी है और यहाँ पर पल्लू हनुमानगढ़ दिया, तो आपको करना क्या है, नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की बैठक, हेडिंग डाल दी, फिर एक कार्यसूची नाम लिख दिया, बैठक की तिथि कोई भी तिथि हो, जैसे ये तो पुरानी है, अब की आगे की, जैसे 10 मई 2022 शाम 3 बजे, स्थान विद्यालय का सभा भवन। कार्यसूची पिछली बैठक की कार्यवृत्ति की संपुष्टि, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजन और समय पर विचार, कार्यक्रम की कार्ययोजना पर विचार, आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों की सूची पर विचार, जलपान के आयोजन पर विचार, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य विषयों पर चर्चा और हस्ताक्षर सचिव नवोदय विद्यालय सांस्कृतिक समिति हनुमानगढ़, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये आपकी एक तरीके से कार्यसूची आप देख सकते हैं, ये कार्यसूची आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन तैयार करना है आपको। तो ये एक रिपोर्ट टाइप है, जैसे मान लो ऊपर हेडिंग डालनी है, उसके बाद कि विद्यालय में कल हमारे वार्षिक उत्सव मनाया गया, ये मुख्य अतिथि थे, सभी विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया, प्रिंसिपल ने उनको माला पहनाई, विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम डाले और अतिथि ने सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार बांटे, मिठाइयाँ बांटी, इस प्रकार से आप डालते हैं। फिर देखो खंड द में क्या है, निम्नलिखित पद्यास की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यास आ गया अब की बार, सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी तरु, अब शिखरों पर ताम्र प्रण पीपल से सतमुख जरते चंचल सरुणिम निजर, ज्योति से तम सा 10 सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृद्ध जिहम ओझल केंचवासा, लगता चित्त कबरा गंगा जल। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका पद्य है वो संध्या के बाद, यानी ये आपको ध्यान रखना है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप देख लीजिए, संध्या का बाद, कविता का नाम क्या है, संध्या के बाद, संध्या के बाद। और कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रस्तुत काव्य है वो हमारी कविता संध्या के बाद से लिया गया है और इसको लिखने वाले या इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है। और फिर आप उस कविता के अंदर जाके पाठ में जाकर उसकी सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए। अथवा में देखो क्या है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन सरुण कमलों पर गिरते देखा, बादलों को घिरते देखा है। तो ये बादलों को घिरते देखा, कविता का नाम भी क्या है, बादलों को घिरते देखा। और लिखने वाले कौन है, नागार्जुन। लिखने वाले कौन है, नागार्जुन। कविता का नाम है बादलों को घिरते देखा, कवि है नागार्जुन। कवि कौन है, नागार्जुन है। तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा गया, निम्नलिखित गद्यास की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचा पक्का फर्श। तो अब आप देख सकते हैं, आराम से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये कौन से पाठ से लिया गया है, ईदगाह पाठ से लिया गया। और ईदगाह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा। इसके अथवा में कौन सा है, हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो इसमें आप देखिए, तब मैंने यहाँ पर ये कहा, ये टॉर्च बेचने वाले पाठ से, कौन से पाठ से हैं, टॉर्च बेचने वाले पाठ से हैं, टॉर्च बेचने वाले पाठ से हैं।
इन पाठों के आपको नाम लिखने। और ये किसका लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई का। किसका लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया गया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और ये भी बताना ये पेपर आपको कैसा लगा, इसका हल आपको कैसा लगा। प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान जरूर दबा दीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।